अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट। और भाइयों बहनों, हम बात करेंगे इस सदी के सबसे भयानक, सबसे स्याह, काले, खौफनाक और एक भयानक मंजर की। उत्तर प्रदेश इस वक्त कोरोना की जबरदस्त त्रासदी से गुजर रहा है। लोगों की रात ही नहीं बल्कि दिन में भी अंधेरा छा गया है। मौत का ऐसा भयानक मंजर और खौफ की ऐसी तस्वीर भारत के 100 साल के इतिहास में भी आपको नहीं मिलेगी जो इतिहास लिखा गया है उत्तर प्रदेश में। हजारों की तादाद में हमारे भाई बहनें जिस तरह से मारे गए हैं, इस राज्य के 24 करोड़ लोगों पर जिस प्रकार की विपत्तियों का पहाड़ टूटा है, उसकी शायद हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ये त्रासदी, ये विपत्ति, ये पैंडेमिक और कोरोना का हमला कितना भीषण है। राज्य सरकार की नाकामी ने इस संकट को और बड़ा और व्यापक, गहरा और बेहद खतरनाक बना दिया। राज्य सरकार अगर नाकाम नहीं होती तो हम अपने हजारों भाई बहनों को आज बचा सकते थे, उनको मरने से बचा सकते थे, बहनों को बेवा होने से बचा सकते थे, बच्चों को अनाथ होने से बचा सकते थे, लोगों के घर परिवार उजड़ने से हम उन्हें बचा सकते थे। अफसोस की बात है कि राज्य सरकार की नाकामी ने कोरोना को में उत्तर प्रदेश को तहस नहस कर डाला है, तबाह और बर्बाद कर डाला है। तबाही का ऐसा मंजर मैंने 23 साल के पत्रकारिता के इतिहास में, कैरियर में कभी नहीं देखा जो अब मैं देख रहा हूं। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है और यह कल की बात है। उन्नाव और फतेहपुर के बीच गंगा में उतराती लाशें इस बात की गवाही हैं कि इस प्रदेश में किस तरह से गरीब मजलूम लोग अपने परिजनों की लाशों का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। अपने परिजनों की लाशों को उन्हें गंगा की रेती पर दबाकर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, आर्थिक अभाव था उनके पास। अपने परिजनों के इलाज में घर, खेवत, जेवर और खेत बेच दिया उन्होंने। अब अंतिम संस्कार तक के पैसे नहीं बचे थे। ऐसे 50 उदाहरण उत्तर प्रदेश के भीतर है। और सरकारें अंतिम संस्कार करवाने में भी सम्मानजनक तरीके से नाकाम रहीं। जिंदा थे तो इलाज नहीं, मर गए तो इज्जत से अंतिम संस्कार नहीं। अगर यह सरकार की नाकामी नहीं है तो नाकामी किसको कहते हैं? यह टीम 11 की मॉन्यूमेंटल फेल्योर और उनकी नाकामी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में असंख्य मौतें हुई हैं और यह मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। कल्पना करिए, यह बाढ़ का वक्त आने वाला है, गंगा का दृश्य क्या होगा। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में गंगा जी की कसम को दुनिया की सबसे बड़ी कसम माना जाता है। गंगा जी की गवाही को दुनिया की सबसे बड़ी गवाही भारत के ग्रामीण क्षेत्र में माना जाता है। आज वही मां गंगा गवाही दे रही हैं, बता रही हैं कि कोरोना की त्रासदी कितनी बड़ी है और उन्होंने अपनी गोद में हमारे कितने भाई बहनों को समेट रखा है। यह गवाही पर्याप्त है यह बताने के लिए कि सरकार ने किस कदर लोगों को बेबस छोड़ दिया, जहां पर लोग मौत के घाट उतरते रहे। यह दृश्य सिर्फ अकेले उन्नाव फतेहपुर के आसपास का नहीं है। उत्तर प्रदेश के 28 जनपदों में इस प्रकार की स्थिति रही। करीब 2000 से अधिक गांवों में हमारे 55 रिपोर्टर्स पहुंचे तो जो उन्होंने तस्वीरें दिखाई वो बड़ी भयानक थी। कोई गांव ऐसा नहीं था जहां 10 से लेकर 60-70 मौतें तक ना हुई हों। ये मौतें विचलित करती हैं। और अब जब कोरोना की लहर, दूसरी लहर अपने पीक पर पहुंचने के बाद उतार पर है, तो हमें ऐसी खौफनाक मंजर और कहानियां मिल रही हैं जिनमें दर्द है, जिनमें अपनों के बिछड़ने की वो कमी है जिसे हम आप पूरा नहीं कर सकते, कोई हुकूमत पूरा नहीं कर सकती है। शामली में मांगेराम मलिक का परिवार, एक किसान परिवार, कोरोना की त्रासदी का ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण है, आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा, तकलीफ से भर उठेंगे आप, कलेजा कांप जाएगा आपका। अगर आप पत्थर दिल नहीं होंगे तो उन बच्चों के लिए सिंपैथी आएगी। मांगेराम मलिक की मृत्यु हो गई, मांगेराम की पत्नी की मृत्यु हो गई, मांगेराम के बड़े बेटे की मौत हो गई, उनकी बहू की भी मौत हो गई। पूरा परिवार बिखर गया मांगेराम का। यह शामली के लिसाड़ गांव की घटना है बहनों भाइयों। अब 3 बच्चे बचे हैं।
सबसे बड़े की उम्र है 13 साल, 2 बहनें हैं उसकी। घर पर ताला लगा है, बच्चे ननिहाल चले गए हैं। क्या ये सरकार कभी इन बच्चों के साथ सिंपैथी के 2 शब्द बोल पाएगी? क्या भारत की हुकूमत या लखनऊ की हुकूमत कभी इन बच्चों के गम को बांट सकती है? किस तरह से उन बच्चों के रात ही नहीं बहनों भाइयों दिन भी अंधेरा हो गया। हमारे संवाददाता जब इन बच्चों से मिले तो ये बच्चे सिर्फ रोते रहे, पूरे समय रोते रहे, कैमरे पर बात करने की स्थिति नहीं थी। हमारे रिपोर्टर भी भावुक हुए, वो भी बहुत रोए वहां पे, और उन्होंने मुझे फोन करके कहा सर ये खबर मैं नहीं कर सकता। आप कल्पना करिए कि पत्रकार जाते हैं तो वो भावुक होकर सदमे में चले आते हैं, तो जिनके साथ ये घटना हो रही होगी उनकी क्या गुजर रही होगी। क्या हम आप 2 मिनट के लिए भी इन बच्चों के साथ इनकी तकलीफ को बांट सकते हैं? क्या कसूर है इनका? इनके माँ बाप को, इनके दादा दादी को अच्छा इलाज तक नहीं मिला, तड़प तड़प कर गांव में मर गए। आसपास के अस्पतालों में इन्होंने दम तोड़ दिया, किसी ने ऑक्सीजन की कमी से, किसी ने इलाज की कमी से, किसी ने अस्पताल न मिलने के कारण। क्या आजादी के इतने वर्षों के बाद जब आप मंगल ग्रह पर यान भेजने का दावा करते हैं और अपने ही राज्य के नागरिकों को ऑक्सीजन नहीं दे पाते हैं, अपने ही राज्य के नागरिकों को दवा नहीं दे पाते हैं, अपने ही राज्य के नागरिकों को अस्पताल में बेड नहीं दे पाते हैं, और वो तड़प तड़प कर मरते हैं और वो पीछे छोड़ जाते हैं, ऐसी निशानियां जो समाज को द्रवित करती हैं। एक समाज के रूप में, एक इंसान के रूप में और इंसानियत के रूप में ये हमारी त्रासदी है। ये बहुत विचलित, बेचैन करती है, मन को व्यथित करती है। राजनीति करने वाले या हुकूमत करने वाले बड़े पत्थर दिल होते हैं, उनको ऐसे दृश्य कभी बेचैन नहीं कर सकते हैं। मैं इस बात को लिखित आपको देने को तैयार हूं। मैं 23 साल से इनके बीच पत्रकारिता कर रहा हूं और मैंने ऐसे पत्थर दिल नेताओं की पूरी फौज देखी है जिनका कलेजा कभी पिघलता नहीं है। ऐसी मौतों से वो बेचैन नहीं होते हैं। हम और आप होते हैं, जिनमें मानवीय संवेदनाएं हैं वो होते हैं, लेकिन गंगा में बहती लाशें, उनको नोचते हुए कुत्ते और आपके परिजनों की लाशों पर बैठे हुए चील कौवे और नोचते हुए गिद्ध हमारे हुक्मरानों को कभी विचलित, बेचैन नहीं करते। ये बच्चा जवाब चाहता है। 13 बरस के हिमांशु भारत की सरकार और लखनऊ की हुकूमत से जवाब चाहता है। क्या कसूर है इनका? ऐसे बच्चों का क्या कोई ऑडिट किया जाएगा? क्या कोई सर्वे किया जाएगा जिससे पता चल सके कि कोरोना काल में ऐसे कितने हजारों बच्चे अनाथ हुए हैं? कोई सर्वे नहीं किया गया है। ये कोविड से मरे, इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। सहायता उनको मिलेगी जिनको कोविड से मौत का रिकॉर्ड है। गांव के ये लोग जिस प्रकार से मरे हैं, सरकार अपने लोगों को स्वीकार नहीं कर रही है। जो 2000 टीचर, कर्मचारी, अनुदेशक, शिक्षा मित्र मारे गए हैं, तो गांव के इन गरीबों को कौन अकाउंट करेगा? मैं जानना चाहता हूं। क्या फार्मूला निकाला जाएगा जिससे पता चले कि हिमांशु के दादा दादी, मां और पिता की मौत कोरोना से हुई है? सरकारी आंकड़ों में इसके परिवार को कभी मदद नहीं मिल सकती। बहनों भाइयों, यह केस स्टडी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए और इस पीड़ा को महसूस कीजिए। दूसरों के गम के साथ खुद को जोड़ना सीखिए। एक समाज के रूप में हम कैसे एक हो सकते हैं, इसको पीड़ा है का वक्त है, दर्द का वक्त है, एक गम को बांटने का वक्त है। मन व्यथित रहता है दिन भर जब इस प्रकार की खबरें आती हैं और मैं डिबेट में एक अफसोसनाक बातों के साथ आपके समक्ष आता हूं। मेरा भी कलेजा कांपता है। लेकिन क्या मजाल कि हमारी सरकारों के चेहरे पर कोई सिकन भी हो। उनको रात में 12 बजे जगाकर भी आप पूछेंगे तो कहेंगे ऑक्सीजन खूब है, बेड भी खूब उपलब्ध है, दवा भी खूब मिल रही है, ब्लैक फंगस के इंजेक्शन भी मिल रहे हैं। कहां मिल रहे हैं? बयानों में, प्रेस नोट में, लाइव वीडियो स्टेटमेंट्स में और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। हकीकत में उपलब्ध कुछ नहीं है। यह तो हुआ तस्वीर का एक पहलू। दूसरा पहलू इससे ज्यादा घातक, इससे ज्यादा निकृष्ट है। जो लोग कोरोना से बच गए, अलीगढ़ के भीतर जहरीली शराब से मारे जा रहे हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह मारे जा रहे हैं। आबकारी मंत्री अपने जन्मदिन का जश्न मना रहा है और अलीगढ़ में लोग तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। कोरोना जिनको नहीं मार पाया, उनको सरकारी दारू ने मार दिया। अभी जब मैं इस वक्त आपके साथ डिबेट कर रहा हूं बहनों भाइयों, 94 लोग मारे जा चुके हैं और असंख्य लोग अस्पतालों में भर्ती हैं।
यह सिर्फ एक जिले की घटना है। आबकारी मंत्री जन्मदिन मना रहा है और सरकारी ठेकों से जहरीली शराब बिक रही है। इसके पहले की हुकूमतों में हमने यह सुना था कि जहरीली शराब का एक अलग सिंडिकेट चलता है, लेकिन इस हुकूमत में सरकारी ठेकों से 16 सरकारी ठेकों से जहरीली शराब बेची गई और नतीजा आपके सामने है कि 94 लोग अब तक मर चुके हैं। रात तक न जाने यह आंकड़ा कितना होगा। सरकारी ठेके से जहरीली शराब, यह क्रूरतम अपराध है और यह हत्या का मामला है, यह नरसंहार है। कितनी बहनें बेवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। क्या किसी की जिम्मेदारी तय हुई? नहीं हुई। क्या आबकारी मंत्री बर्खास्त किया गया? नहीं किया गया। क्या अपर मुख्य सचिव आबकारी जो कई सालों से कुंडली मारकर इस विभाग में बैठा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। क्या आबकारी आयुक्त सस्पेंड किया गया? नहीं किया गया। छोटे अफसरों पर कार्रवाई करके सरकार अपनी पीठ ठोकती है, उसको आपके घर पे होने वाली मौतों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लाइन में लाशें खड़ी हैं, पड़ी हुई हैं, देखिए बिछ गई हैं लाशें, लाशों पर लाशें बिछी पड़ी हैं अलीगढ़ के भीतर। लेकिन संवेदनहीनता देखिए कि न तो इन्हें कोई मुआवजा मिला है, न इसकी जांच का कोई ऐलान हुआ है और न बड़े लोगों पर कोई कार्रवाई हुई है। छोटों की गर्दन नापकर बड़े आराम से बैठे हैं। और इस साल जनवरी से लेकर अब तक 12 जनपदों में जहरीली शराब से असंख्य मौतें हुई हैं। कार्रवाई के नाम पर सिपाही दरोगा को सस्पेंड कर देना, आबकारी के छोटे अफसरों को सस्पेंड कर देना, यह ताकत है शराब के सिंडिकेट की उत्तर प्रदेश की, कि उत्तर प्रदेश सरकार की भी हिम्मत नहीं है कि वो बड़े लोगों पर हाथ डाल पाए। यह इनकी ताकत है। यह परिदृश्य यह बताता है कि हुकूमतें लोगों के जीवन को लेकर किस प्रकार से खिलवाड़ करती हैं। क्या यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा नहीं है? क्या इस वक्त अलीगढ़ के इन परिवारों के साथ सरकार को खड़े होने की आवश्यकता नहीं है? क्या इनके गम बांटने की आवश्यकता नहीं है? क्या संवेदना के दो शब्द इनके कहने की जरूरत नहीं है? और क्या ये दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई एनएसए और इन अफसरों और मंत्रियों का घर बुलडोज नहीं कर दिया जाना चाहिए? कर दिया जाना चाहिए। न्याय तो यही कहता है। लेकिन क्या सरकारें ऐसा कर पाएंगी? लगता तो नहीं। और अब तक के एक्शन से भी यही लगता है कि नहीं करेंगे। इन मौतों को भी भुला दिया जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इंसानी जानों की कीमत कीड़े मकोड़ों से अधिक की कुछ नहीं है। यह सच्चाई आप जितनी जल्दी स्वीकार लेंगे, आपको आसानी होगी। मैं चाहता हूं कि कुछ बयान आप सुने, फिर एक बड़ी परिचर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं। ये अधिकारी स्पष्ट बताएं, लेकिन मैं व्यापारी को किसी को फंसने नहीं दूंगा, गलत नहीं, प्रशासन को फंसाने दूंगा। अपनी गर्दन प्रशासन बचाना चाहता है, वो नहीं बचने दूंगा। प्रशासन पहले दोषी है, आबकारी विभाग के अधिकारियों को जेल भेजा जाए और निर्दोष को किसी को जेल नहीं डालने दूंगा। ये मेरी ड्यूटी है, मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ। कोई भी अधिकारी चाहे उसको जेल भेज दे, क्या डीएम जिम्मेदार नहीं है? डीएम बैठा, डीएम जिम्मेदार नहीं है? डीएम की नाक के साथ ये भ्रष्टाचार हो रहा है, डीएम को नहीं पता है क्या? डीएम को नहीं, आबकारी विभाग पूरा मिला हुआ है इसमें। क्यों नहीं इस पर कार्रवाई कर रहे? क्यों नहीं जेल भेज रहे? सस्पेंड होके वो सरेआम घूम रहे हैं अपनी गर्दन बचाने के लिए। कतई नहीं बख्शा जाएगा कोई भी। अलीगढ़ जिले के किस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई? किस अधिकारी को जेल में भेजा गया? निलंबन तो लीपा पोती है। किसको जेल में डाला आपने? किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की? 71 लोगों की मौत का जिम्मेदार सीधे तौर पे सरकार है, क्योंकि यह सरकारी देसी ठेके की शराब की दुकान से हादसा हुआ है। तो यह हत्या है सरकारी। यह सरकार द्वारा प्रायोजित 71 लोगों की हत्या है। जो लोग इसके खिलाफ, इसमें जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो आज की परिचर्चा में मेरे साथ संजीव मिश्रा बीजेपी से हैं, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, एके जैन साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, फॉर्मर डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और वैभव